दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे जी वो आए हैं न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। ऐसे टाइम के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ना तमिलियंस की क्या एस्पिरेशंस हैं उनको यहाँ पर उनके सामने रखा। इनफैक्ट यहाँ पे बात होती है किसकी? 13th अमेंडमेंट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 13th अमेंडमेंट क्या है? देखो, आप जानते होंगे कि अगर हम बात करते हैं ना श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर कौन देखने को मिलता है? आपको तमिलियंस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ वहाँ पर जो सिन्हालीज हैं, ठीक है ना, जो बुद्धिस्ट हैं, सिन्हालीज बुद्धिस्ट, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके बीच में ना काफ़ी लंबे टाइम तक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चला। अब उसी टाइम 1987 की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना एक अकॉर्ड होता है। उसके अंतर्गत क्या बात हुई कि उसके अंतर्गत बात हुई कि कैसे हम ये जो इनकी एस्पिरेशंस है हम उनको मीट कर सकते हैं। बेसिकली ना हमने बात करी अटोनमी की। किस तरह की अटोनमी? पॉलिटिकल अटोनमी। क्योंकि आप नोटिस करो वहाँ पर श्रीलंका के अंदर कौन है मेजोरिटी के अंदर? सिन्हालिस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पावर्स हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही जगह पे सीमित हो, ठीक है ना, उन्हीं के पास सीमित हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की उसी के पास रहे। तो हमने क्या बात करी, हमारे ये जो कंसर्न्स थे कि तमिलियंस को उनकी डिमांड यहाँ पे जो हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनकी यहाँ पे मीटअप होनी चाहिए। लैंड, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पावर्स हैं वो डेवोल्यूशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी आप देखते हो ना कि जो पंचायती राज सिस्टम, हमने उनको पावर्स कैसे डिवॉल्व कर रखी हैं। उसी तरह से जो इस तरह की पावर्स हैं वहाँ पर डिवॉल्व होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे करी गई 13th अमेंडमेंट के अंतर्गत। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात, ठीक है, ये भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर 13th अमेंडमेंट के अंतर्गत करी गई। पर आप जानते हो कि देखो काफी लंबे टाइम तक फिर इश्यूज चले। एलटीटीई के बारे में आप जानते होंगे, जो जिनका काम था, जिनका अप्रोच थी कि तमिल इलम जो है उसको यहाँ पर क्रिएट करना, ठीक है, 2009 में उसका भी कोलैप्स हो गया। तो ये जो 13th अमेंडमेंट था ना, हमने बात जरूर करी 1987 के अंदर कि इसको अडॉप्ट किया जाएगा, पर कभी भी ना ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। तो प्रधानमंत्री जी भी दरअसल वही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हो तमिलियंस हमारे कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंट्री का, ठीक है ना। श्रीलंका के साथ जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो फोकस यही था कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे उनको बात करी उनके रिगार्डिंग। साथ साथ प्रोविंशियल इलेक्शंस होने चाहिए, ये बात करी गई। साथ में ही श्रीलंका ने धन्यवाद क्या किया? उन्होंने धन्यवाद किया कि हाँ जी, जो श्रीलंका के टाइम के ऊपर इश्यूज आए थे पिछले सालों के अंदर, जब उनकी इकोनॉमी काफ़ी नीचे गिर गई थी, तब उस टाइम के ऊपर हमारे देश ने, इंडिया ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। साथ में ही प्रधानमंत्री जी का एब्सेंस था दोनों हाउसेस के अंदर, उस वजह से ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैंने बताया मानसून सेशन चल रहा है, तो काफ़ी इश्यूज इसमें अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रायगढ़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीते दिनों लैंडस्लाइड हमें देखने को मिली है, और काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई गई है, ठीक है। साथ साथ काफ़ी लोग मिसिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी दुखद घटना है, ठीक है ना। आपको देखो ऐसी चीज़ें जाननी चाहिए। एंड साथ ही साथ जो लैंडस्लाइड है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो डेफिनेटली आप अपने स्टैटिक पार्ट से इसको कवर कर सकते हो। तो डेट है आज की 22 जुलाई 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, आप सभी ने ना कुछ कंसर्न्स थे, कुछ चीज़ें पूछी थी कि सर सी सेट जो है आप कोर्स लेकर आ रहे हो वो कैसे कवरेज होगा। तो ये सारी डिटेल्स ना आज मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ ओरिएंटेशन क्लास के अंदर। एंड इनफैक्ट ना आप नोटिस करो, मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे शेड्यूल बनाया है। ये शेड्यूल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे आप चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो मैंने कोर्स का शेड्यूल है, बट कहीं ना कहीं आप अपने एंड पे भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो ये प्रॉपर उस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर आज आप दोपहर 1:30 PM, ठीक है ना, इसी चैनल के ऊपर ओनली ऐसे चैनल पे मेरे साथ जुड़िए। ये लाइव लेक्चर रहेगा। मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे आपके, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके मैं क्लियर कर दूंगा, कितने भी आपके कंसर्न्स होंगे। पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपके जो जेन्युइन कंसर्न है उनको मैं मीट अप कर पाऊँ, ठीक है ना। तो मेक श्योर आपके जो भी डाउट्स आप इसके अंदर आइए, डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको और डिटेलिंग भी दूंगा, सी सेट के बारे में और भी समझेंगे। तो मेक श्योर कि आप 1:30 PM का डेफिनेटली आप इस लेक्चर के अंदर जुड़िए, ठीक है। आगे चलते हैं, रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में जान लेते हैं। देखो, अभी ना रिसेंटली एक मूवी भी आ रखी है इसी के रिगार्डिंग, तो इस वजह से मुद्दा काफ़ी चल रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ पे इसकी आप सॉरी, ये गलत कॉपी हो गया, तो इसको आप हटा सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँ कि मूवी भी आ रखी है इसके रिगार्डिंग, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा इनके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में। देखो, काफ़ी ना ये एक
पहले ना इनकी थोड़ी मैं स्टोरी बताऊं तो काफ़ी ये एक प्रोडिजी थे। प्रोडिजी क्या होता है? देखो, छोटे होते ही कम उम्र के अंदर ही बहुत कुछ अचीव कर लेना, ठीक है ना? तो इन्होंने पहले बैचलर्स डिग्री प्राप्त करी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, फिर जर्मनी से इन्होंने पीएचडी करी। तो काफ़ी कम उम्र के अंदर ही ये चीज़ इन्होंने अचीव कर ली थी। फिजिक्स की फील्ड के अंदर इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा, केमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपने अर्नस्ट रदरफोर्ड होते हैं, ठीक है ना? आपने सुना होगा इनके बारे में, या फिर जे थॉमसन हो गए। इनके साथ भी इन्होंने थोड़ा-थोड़ा टाइम काम किया। बाद में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको रिकॉग्निशन मिली वो कब थी? जब इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? देखो, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम याद करो। वर्ल्ड वॉर 2 में आप जानते हो एक साइड आपको यूएसए देखने को मिलेगा, ठीक है? इनके साथ और भी कंट्रीज थे पर अभी फिलहाल मैं यूएसए की बात करूंगा। और यहाँ पर आपको दूसरी साइड जर्मनी देखने को मिलेगा। इधर भी आप जानते हो इटली हो गया, जापान हो गया, और भी थे, पर मेजरली हम जर्मनी की बात करते हैं। अब ऐसे टाइम पे डर था कि यार कहीं जो हिटलर है, जो जर्मनी है, कहीं वो अटोमिक बम ना बना ले, ठीक है ना? तो यहाँ पर यूएसए ने क्या स्टार्ट किया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहे थे? यही भाई साहब, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिलकर क्या बनाया? इनकी जो टीम थी बेसिकली उन्होंने मिलकर बनाया दुनिया का पहला अटोमिक बॉम्ब। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? और आप जानते हो फिर जब बाद में ये एटॉमिक बॉम्ब बने तो कहाँ पे गिरे? आपके जो हिरोशिमा हो गया, आपका नागासाकी हो गया, ठीक है, वहां पर गिराए गए। इनका नाम क्या था इन बॉम्ब्स का? इन बॉम्ब्स का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। गेटिंग इट? तो ये जो प्रोजेक्ट था ना, इसको प्रोजेक्ट को इन्होंने लीड किया। तो इस वजह से दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ये साइंटिस्ट माने जाते हैं। अमेरिका के अंदर तो डेफिनेटली थे, ठीक है ना? तो ये इनकी थोड़ी कुछ स्टोरी थी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो मूवी आई है ना वो भी इसी के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। अब एक ना यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर में अंदर पढ़ भी रहा था कि ये बात चलो ठीक है, इन्होंने ये बात करी, पर इसके बाद इनको ना काफ़ी झटका लगा। झटका क्यों लगा? क्योंकि आप देखो कि इन्होंने क्या किया, लाखों ही लोगों की मौत के ज़िम्मेदार ये बने, ठीक है ना? आप खुद देखो, इन्होंने चलो बना दिया, ये जो एटॉमिक बॉम्ब की हम बात कर रहे थे, वो तो इन्होंने बना दिया, पर लाखों ही लोग उससे ज़्यादा मर गए। तो इनको ना बहुत ज़्यादा मेंटल पीस इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है ना? तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, भगवद गीता, इन्होंने उसको भी सीखा, ठीक है? उसको भी पढ़ा। वहाँ से जो अलग-अलग टीचिंग्स होती हैं भगवद गीता की, कहीं न कहीं उनको भी जाना, संस्कृत को सीखा, ठीक है? बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए अलग-अलग चीज़ों से। तो ये भी इनके रिगार्डिंग बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर कौन थे, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है तो आप भी मूवी देखने जा सकते हो, पर एक आइडिया आपको लग गया, ठीक है ना? यहाँ पर इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस साइंस स्टडीज डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया, साथ-साथ लॉस एलमोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर की तरह भी काम किया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। तो इस नाम को आप डेफिनिटली ध्यान में रख सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जेम पोर्टल के बारे में। देखो इसको समझते हैं कि जेम पोर्टल क्या है। आप लोग देखो अमेज़न से हो गया या फ्लिपकार्ट से हो गया, कुछ ना कुछ खरीदते तो होंगे ही, ठीक है ना? अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट के अंदर क्या होता है? आप होते हो क्या? एक बायर, और वहाँ पर आपको ढेरों सेलर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपने खरीदना होता है कोई सामान भी, लेट्स से आपने मोबाइल खरीदना है, कुछ भी वहाँ से आप खरीद सकते हो। अब आप खुद सोचो कि यार यहाँ पे तो मैं हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी सरकार, सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़, उनको भी कुछ ना कुछ सामान खरीदना हो सकता है। सर कैसा सामान? अरे कोई भी सामान हो सकता है। आपका स्टेशनरी का सामान हो गया, या और भी डिफरेंट डिफरेंट उनको प्रोडक्ट्स चाहिए हो सकते हैं, कंप्यूटर्स चाहिए हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? तो उनको भी अगर आप खुद सोचो, अगर हम वो सारी चीज़ें भी वो ऑनलाइन खरीदें, तो डेफ़िनेटली क्या होगा उससे? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल। अदरवाइज़ हो क्या सकता है? ये डिपार्टमेंट के लोग हो सकता है कुछ घपला कर दें, ठीक है ना? लैपटॉप आया मान लो 20,000 का, बिल चढ़ा दे 40,000 का, है कि नहीं? तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ना, हमने एक अमेज़न जैसा ही पोर्टल बनाया है। गेटिंग इट? तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक साइड होता है हमारा गवर्नमेंट, जो बेसिकली क्या करना चाहती है? चीज़ों को बाय करना चाहती है, खरीदना चाहती है सामान को। और यहाँ पर आपके दूसरी साइड पे होते हैं ढेरों ही सेलर्स, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी जो सरकार है, उसके डिपार्टमेंट है, उसको खरीद सकते हैं। इसी को बोलते हैं जेम पोर्टल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ पता है हमें क्या समझनी है? एक होता है ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है? देखो, ऑक्शनिंग आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखी होगी। ऑक्शन के अंदर जनरली पता क्या होता है? मान लो एक होता है बेचने वाला, ठीक है ना? मान लो किसी को घर बेचना है अपना, तो वो क्या करता है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो बायर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर बोली लगाते हैं, राइट? यही होता है ऑक्शन के अंदर। पर यहाँ पर जेम पोर्टल ना दरअसल में रिवर्स ऑक्शन है। रिवर्स ऑक्शन के अंदर पता क्या होता है? वहां पर बायर तो एक होता है, और बायर बोली नहीं लगाता, यहाँ पर सेलर बोली लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा आपको ये सामान चाहिए,
मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, आपको ये सामान चाहिए, मैं ये दूसरा बंदा बोलेगा मैं कम दाम में दे रहा हूँ, ये तीसरा बोलेगा मैं इतने दाम में दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। तो कोई आपसे पूछे ना जैम पोर्टल में ऑक्शन होता है, नहीं ऑक्शन नहीं होता, रिवर्स ऑक्शन होता है। ऑक्शन में तो क्या होता है, जो कहीं ना कहीं बायर होते हैं वो बोली लगाते हैं ना, पर रिवर्स ऑक्शन में आपके जो सेलर है वो बोली लगा रहे हैं। गेटिंग इट? तो यही है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। कहीं ना कहीं वहां से इस पोर्टल से यहाँ पे खरीद सकते हैं। अभी क्या हुआ है, इसके डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं, तो कोल मिनिस्ट्री को बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जैम पोर्टल को आखिर ऑपरेट कौन करता है, तो उसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ये जो अवार्ड्स मिले इनके आप देख सकते हो कि कोल मिनिस्ट्री को बेस्ट एंगेजमेंट के अंदर मिला, कोल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे राइजिंग स्टार हो गया, एनएलसी इंडिया को टाइमली पेमेंट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अवार्ड मिला है। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रही है। पब्लिक प्रिक्योरमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट यहाँ से प्रिक्योर कर सकती है, उसके पीएसयूज हो गया, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकती हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ई बिडिंग टूल्स है, रिवर्स ऑप्शन को ऑपरेट करता है। ये हमने यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें सारी समझ ली। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्रीज हैं, उनको मैंडेटरी है, अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पे ऑफर हो रही है ना, तो ऐसा नहीं कि वो बाहर से खरीद सकते हैं, नहीं। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही है तो डेफिनेटली आपको यहीं से खरीदनी पड़ेगी। ई बिडिंग आप जानते होंगे, ऑनलाइन बिडिंग मतलब ई बिडिंग, ठीक है ना। रिवर्स ऑप्शन का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, जो जेम पोर्टल की बात करें, देखो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी डेफिनेटली, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे देखने को मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए गए, मतलब बेसिकली प्रोक्योर किए गए। उसी तरह से इंक्लूसिव मार्केट प्लेस, यहाँ पर ना हमारा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, एमएसएमईज को, कि मान लो अगर एमएसएमई ने कोई सामान बनाया ना, उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उस वजह से इंक्लूसिविटी भी आ गई, आत्मनिर्भरता हमारी यहाँ पे बढ़ रही है, और डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हमें एक ही जगह पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं किसके, जेम पोर्टल के। आगे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेवा भोज स्कीम। अब ये क्या है, देखो जैसे आप लोगों ने भी कभी लंगर हो गया, कभी जो और चीज़ें होती है ना जैसे भंडारा हो गया, इस तरह की चीज़ें आपने कभी ना कभी प्रसाद हो गया, वो खाया होगा, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, जैसे इस भंडारा है लगा हुआ है यहाँ पे, या कुछ लंगर लगा हुआ है, इसके लिए क्या चाहिए होगा, भंडारे के लिए इन्होंने कुछ, जब इसका बनाया होगा घी वगैरह लगा होगा, मान लो इन्होंने हलवा बनाया है, तो उसके साथ में इनको चीनी लगी होगी, कुछ दाल वगैरह लगी होगी, है कि नहीं, चावल लगे होंगे, राइट, आटा हो गया आपका, मैदा हो गया, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स लगे होंगे। अब जब इन्होंने मान लो खरीदा, और मैं यहाँ पे बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत बड़े, लेट्स से किसी गुरुद्वारे ने ये सामान बनाया, मतलब लंगर बनाया, तो उसमें ये सारी चीजें पड़ी, ठीक है। मान लो इनका कुछ कॉस्टिंग आती है, कुछ एक्स अमाउंट कॉस्ट आती है, पर साथ में आप नोटिस करोगे इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जीएसटी भी तो दिया होगा। तो काफ़ी सारे हमारे जो बड़े-बड़े गुरुद्वारे होते हैं ना, या बड़े-बड़े जहाँ पे भंडारे लगते हैं, उनका जीएसटी जो होता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है कि 1 करोड़ जीएसटी दिया, 50 लाख जीएसटी में लगा, राइट? पर देखो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए ना, मतलब लगना चाहिए, बट ये तो अच्छे काम के लिए, ये भंडारा हो गया, लंगर हो गया, जब इस तरह से फ्री में खाना दे रहे हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो दरअसल में सेवा भोज स्कीम यही है, कि जब आप बड़े लेवल के ऊपर इस तरह का भंडारा लंगर लगा रहे हो, राइट, वैसे टाइम के ऊपर आपने जो जीएसटी इन सभी चीज़ों के ऊपर पे किया है, वो जीएसटी आपको वापस हो जाए, यानी कि आपको रीइम्बर्स हो जाए। उसी स्कीम का नाम क्या है, सेवा भोज स्कीम। अब पिछले 3 साल के अंदर 4.66 करोड़ का लगभग यहाँ पे जीएसटी इनको रीइम्बर्स किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि मान लो आप हो, अब आप कल को सोचो यार मैं ना एक भंडारा लगा लेता हूँ अपने घर के बाहर, मतलब छोटा सा भंडारा, और मैं भी ऐसे जीएसटी क्लेम कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर ना एक्चुअली कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, देखो कंडीशन पहली तो ये है कि कहीं ना जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था इसको प्रोवाइड कर रही है, वो 3 साल से ये काम कर रहे होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस साथ में ही कम से कम महीने के अंदर 5,000 लोगों को ये खाना खिला रही हो, ठीक है ना। और भी कुछ कंडीशन है कि लेट्स से उसका अगर उसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत उसको ब्लैक लिस्ट ना किया गया हो, उसने प्रॉपर अपने दस्तावेज जमा कराए होने चाहिए। ये सारी अलग अलग कंडीशन अगर आप मीट करते हो, तब जाके आप यहाँ पर इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। आप नीति आयोग के ऊपर जो उनका दर्पण पोर्टल है, वहां पर जाके अपने बिल्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है ना। तो फिर अकॉर्डिंगली आपको जो रीइंबर्समेंट है वो आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी स्कीम वर्क करती है। ये आप, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सेवा भोज स्कीम आखिर है क्या, ठीक है ना। ये हो गया सीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आपने पे किया आपको रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा खर्चा किसके द्वारा होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे इन्वॉल्व, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, धार्मिक आश्रम, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा, मंदिर, दरगाह, चर्च, मठ, मोनेस्ट्री, सब इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कच्चा तीबू आइलैंड।
देखो सबसे पहले तो ना ये न्यूज़ भी ना कहीं श्रीलंका के साथ ही लिंक्ड है। देखो हम आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है, इसके जो चीफ मिनिस्टर जी हैं एम के स्टालिन जी, उन्होंने ना हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भैया ये जो कच्चातीवू आइलैंड वाला मुद्दा है ना, ये आप श्रीलंका के साथ उठाइए, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस कीजिए। हमारे कई बार जो फिशरमैन होते हैं, उनको वहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है ना? तो ये कच्चातीवू आइलैंड वाला मुद्दा थोड़ा न्यूज़ में आ चुका है। पहली बात तो आप इसकी लोकेशन देख लो, ये यहाँ पे आपको पार्क स्टेट देखने को मिल जाएगी, ये रामेश्वरम के बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ये पर्टिकुलर लोकेशन। तो लोकेशन तो आपको डेफ़िनेटली पता होनी ही होनी चाहिए। थोड़ा-सा ना मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि आखिर ये कच्चातीवू आइलैंड का डिस्प्यूट बना कैसे? देखो यहाँ पर ना ये पर्क स्टेट के पास में ही है बिल्कुल, ठीक है ना? यहाँ पर ना एक किंग होते थे, किंग रामनाथ, ठीक है ना? उनके द्वारा इस पर्टिकुलर आइलैंड को ओन किया जाता था। ये किंग रामनाथ मतलब आज के टाइम पर ये जो रामनाथापुरम है ना, इसी के मतलब किंग हुआ करते थे। ठीक है ना? इसी मतलब इस किंग ऑफ रामनाथ यहाँ पे इस जगह के वो किंग हुआ करते थे, ठीक है? फिर इस आइलैंड को यूज़ किया जाता था अलग-अलग जो हमारे फिशरमैन होते थे उनके द्वारा, ठीक है? काफ़ी लंबे टाइम तक ना इंडिया और श्रीलंका मिलकर दोनों इस पर्टिकुलर आइलैंड को एडमिनिस्टर करते थे, राइट? स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिर बाद में पता क्या हुआ? श्रीलंका इसके ऊपर बोलने लग गया कि ये तो हमारा है, ठीक है ना? तो इंडिया के भी देखो श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, तो हमने भी एज़ अ फ्रेंडशिप गेस्चर देते हुए ये जो कचतीवू आइलैंड था, ये इनको दे दिया कि ठीक है यार श्रीलंका आप रख लो, ठीक है? उसके बाद में भी आप नोटिस करोगे फिर 1976 में भी एक एग्रीमेंट हुआ, उसके अंतर्गत भी हमने बोला कि चलो ठीक है हम यहाँ पे फिशिंग नहीं करेंगे एक-दूसरे के पानी के अंदर, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, कई बार श्रीलंकन वाले इधर आ जाते थे फिशिंग करते हुए क्योंकि उनको थोड़ी पता कहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है और कई बार इंडियंस यहाँ पे फँस जाते थे। तो इस तरह के इश्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे। तो ये पूरा यहाँ पे इस तरह से कचतीवू आइलैंड का यहाँ पे डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। तो ये इसी के रिगार्डिंग काफ़ी कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, कई बार फिशरमैन उधर चले जाते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने समझा और करंट स्टेटस क्या है वो भी हमने समझा। ये जो मैं बात कर रहा था ना एग्रीमेंट की 1974 और 1976 ये वही हैं। 74 में क्या हुआ हमने कचतीवू आइलैंड उनको दे दिया, 76 में ये एग्रीमेंट हुआ कि जो एक दूसरी कंट्री है ना, ये आपस में एक दूसरे के पानी के अंदर फिशिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये यहाँ पे एग्रीमेंट हुए थे 2 74 और 76 के अंदर, ठीक है ना? तो काफ़ी एक इश्यूज़ यहाँ पे कचतीवू के रिगार्डिंग देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बैरन आइलैंड के लेके, ठीक है? तो इसको आप एक बार ट्राई डेफिनिटली कीजिएगा। एक आखिरी हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टार सी इनिशिएटिव। सर स्टार सी का मतलब क्या है? देखो स्टार का मतलब है यहाँ पे सोलर, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करना चाहते हैं ना, हमारी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, हम उन तक ट्रेनिंग के माध्यम से कहीं न कहीं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बना करना चाहते हैं। वहाँ पर कैसे स्किल्ड वर्कफ़ोर्स हो पाए, ताकि सोलर एनर्जी को एक लंबे स्केल के ऊपर हम डिप्लॉय कर पाएँ, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ानी है, इनोवेशन बढ़ानी है, ये सारे स्टार सी इनिशिएटिव यानी कि सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर के द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो इंडिया इसको एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना? थोड़ा मैं आपको आईएसए के बारे में बता देता हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये 2015 में स्टार्ट किया गया था पेरिस के अंदर, यूएन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए एंड साथ-साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोis हॉलैंड थे, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। कहीं न कहीं कोशिश यही थी कि जो भी गैप्स हैं हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, उसको एक कॉमन अप्रोच के थ्रू यहाँ पे सॉल्व किया जा पाए। यहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए मेंबरशिप ओपन है। ज़्यादातर इसमें कौन-सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न वाली। मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर इसमें वो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हमें सनलाइट थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल जाती है। यूपीएससी ने 2016 में भी क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर इसका बता सकते हो। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ये 4 मैं टॉपिक्स के आपको दे रहा हूँ, इनका मुझे आप ट्रू फॉल्स के माध्यम से नीचे आंसर बताइएगा। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। एक था सीपीटीपीपी, क्या इसका यूएस मेंबर है? बिल्कुल गलत है। हमने इसका देखा था कैसे यूके अब इसको जॉइन कर रहा है। स्टील सैग रोड टेक्नोलॉजी क्या सीआरआई के द्वारा डेवलप की गई है? देखो एक्चुअल में हाँ, इसके द्वारा है, पर साथ में और भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल और कौन से थे? जैसे आप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो गया, वो हो गया और साथ-साथ 4 मेजर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ट्रू ही मानेंगे, ठीक है इसको। थोड़ा और भी डिटेल होती तो बढ़िया रहता। ठीक है, थर्ड है टंकई मेथड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल शिप बिल्डिंग मेथड को हम जो रिवाइव कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग है ये, तो ये बात भी आपकी ट्रू हो जाएगी। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।